जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं इस YouTube चैनल का नाम है आवाज़ कानून। आज हम आपको मज़ीद नए नए कानूनी मशवरे देंगे और आपको इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कानूनी इमदाद फराहम करेंगे ताकि हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बन। बेशक हमारा मुआशरा पहले ही अच्छा है, लेकिन मुआशरती बुराइयाँ हर जगह पे मौजूद हैं जिनको हम हाईलाइट नहीं करते क्योंकि मीडिया पे पहले ही हर बुराई को उजागर किया जाता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कानूनी मशवरे और नादार हकदार लोगों को कानूनी इमदाद फराहम करेंगे जो कि बिल्कुल मुफ्त है। इस सिलसिले में हमारे मेहमान शाहिद बशीर चीमा एडवोकेट मौजूद हैं, जिनसे हम आज बात करते हैं कि हमारे मुआशरे में फैमिली कानून जिसको आइली कानून कहते हैं उसकी सूरत हाल कैसी है कि लोग किस तरह एक दूसरे को इस कानूनी चुंगल में फंसाते हैं और निकलते हैं। जी चीमा साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और शाह जी आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्लाह का। शाह जी हमारे मुआशरे में ये एक बड़ा अलमिया है, आजकल देखने में आ रहा है कि जो है वो तलाक़ की रेशो बहुत है। अगर अदालतों में जाएं जिनको फैमिली कोर्ट्स कहा जाता है, हर तहसील में हर जगह पे हर कस्बे में जहाँ जहाँ पे अदालतों का सिस्टम है बिल्कुल, तो वहाँ पे जो है वो फैमिली अदालतें जो है वहाँ पे जज फैमिलीज़ के पास अगर के मुकदमों की तादाद देखी जाए तो देख के बंदा तो वैसे ही बड़ा परेशान हो जाता है। बहरहाल ये है कि आबादी के लिहाज से भी और कई चीज़ें कई फैक्टर बन जाते हैं जिनको हर बंदा जानता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरी नज़र में जो है गिलानी साहब कि इस तरह आजकल जो डगर चल रही है या जो रवश बन चुकी है कि एक तो लव मैरिज का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बच्चों की तरबियत जो है उस लिहाज से भी जो है ना वो कोई ग्रां कदर नहीं, मैं समझ रहा कि मुआशरे में कोई अच्छाई पाई जा रही है। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे। इसमें एक तो लग़वियात बड़ा कुछ है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मोबाइल इसकी बेसिक जड़ है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जो है उसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि मोबाइल सिस्टम आजकल तो हर चीज़ जो है वो मोबाइल सिस्टम से चलनी शुरू हो गई है। और जब से ख़ुसूसन कोविड-19 का अटैक हुआ है पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप्स नई से नई बन रही हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। मैं इस चीज़ को दोषी नहीं ठहरा रहा। ये बेसिकली जो है वो मैं कुछ ये कहूँगा कि शायद हम लोग जो है वो अपने दीन से दूर हो रहे हैं, शायद ये वजह हो सकती है, या बहरहाल वो तो एक अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि फैमिली अदालतों में मुकदमात कैसे चलते हैं। अब ये है कि जहाँ पे ये डाइवोर्स या खुला ये चीज़ एक नापसंदीदा चीज़ भी है, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बगैर भी नहीं गुजारा। अगर हस्बैंड वाइफ जो है उनमें से एक दूसरे को ह्यूमिलेट करता है, तो अगर तो वाइफ करती है तो जो हस्बैंड है वो तो हमारे इस्लाम में ये है कि वो डाइवोर्स दे। उसका कानूनी तरीका अलग से कि वो 3 तलाक़ें देगा और एक तलाक़ जो है वो एक तोहर में देगा, दूसरी तलाक़ दूसरे तोहर में देगा, तीसरी तलाक़ तीसरे तोहर में देगा, तब वो उसको तलाक़ एहसन कहेंगे। वरना वो दूसरी अगर यकमुश्त तलाक़ें 3 दी जाती हैं तो वो तो हो जाएगी तलाक़ बाइन। वो बेहतर सूरत हाल नहीं है, उसका फिर तरीक़े का जो अडॉप्ट करना पड़ता है। और कानून की नज़र में तलाक़ें जो हैं वो 3 ही अलग-अलग होती हैं ताकि उन तीनों के दरमियान में मुसालत की गुंजाइश हो। अगर नहीं मुसालत होती तो 3 तलाक़ों के बाद जो है यूनियन काउंसिल पे जो है वो अगर मुसालत नहीं होती तो वो डाइवोर्स जो है वो कंफर्म हो जाएगी और तलाक़ सर्टिफिकेट जो है मुअस्सर सर्टिफिकेट वो यूनियन काउंसिल जो है वो भी जारी करने की पाबंद होती है। अब मसला ये आ गया कि अगर एक औरत एक बच्ची जिसका हस्बैंड ठीक नहीं है, उसका निभाह जो है उसके साथ नहीं हो रहा, तो वो कैसे अपने आप को वो उस अपनी जो है शादी का बंधन या जिसको टाई कह लें, गिरा कह लें, उससे अलहदा कैसे हो। तो उसके लिए है खुला।
اور خلا کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو فیملی عدالتیں ہیں وہاں پہ خلا کا دعویٰ دائر کیا جائے. اس پہ جو ہے پہلے تو کافی دیر لگ جاتی تھی، تو اب سسٹم کافی متحرک ہے اور تیز ہے. اب جو ہے وہ جس بچی نے یا جس عورت نے طلاق لینی ہوتی ہے یا خلا لینا ہوتا ہے تو وہ خلا کے لیے اپلائی کرتی ہے اور وہ دعویٰ دائر ہوتا ہے. اس پہ جو ہے وہ یکمشت نوٹسز جو سمننگ کا پروسیجر ہے وہ ایک ہی دفعہ کمپلیٹ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ 4 موڈ آف سمننگ جو ہے وہ اکٹھے اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں. نوٹسز، سمن، ٹی سی ایس، رجسٹرڈ اے ڈی اور جو ہے وہ پبلیکیشنز وغیرہ وہ یکمشت اڈاپٹ کیا جاتا ہے، یہ موڈ آف سمننگ. اس کے بعد نیکسٹ اگر تو مدعا علیہ جو ہے یعنی کہ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ آگے کیس کی پیروی کرتا ہے تو مصالحت کی گنجائش عدالت بھی فراہم کرتی ہے، مصالحت کی گنجائش ہوتی ہے، عدالت بھی ٹائم دیتی ہے. اگر وہ نہیں آتا تو وہ یک طرفہ ہو جاتا ہے. یک طرفہ کے بعد اس کی جو ہے وہ یک طرفہ شہادت ہونا ضروری ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ 3-4 گواہ، وہ ایک شہادت پہ بھی عدالت جو ہے وہ ڈگری کر سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے عدالت اس کا بیان یا شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے اور کر سکتی ہے. اور وہ عموماً اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بچی، وہ عورت جو ہے وہ خلا حاصل کر کے اپنے آپ کو اس اوباش، بدکماش یا جو بھی واٹ ایور اس کے ہوتے ہیں الزامات کہ وہ اس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتی، اس کی شادی یا وہ غیر فطری عمل تھا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی میل جوڑ نہیں بنتا تھا، بس انسیڈنٹلی کسی بھی طریقے سے ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو سیو کر کے ادر آپشن اویل کر سکتی ہے. اور اسی طرح اگر اس کا ہے وہ سامان جہیز وغیرہ، کیونکہ ناظرین پتہ ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ ہے مشرقی معاشرہ، تو ہمارے کچھ لاز جو ہیں وہ کسٹمری لاز بھی ہیں جس کو ہم عام طور پر رواجی قوانین کہتے ہیں. تو رواجی قانون میں یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جو ہے وہ سامان جہیز دیتے ہیں. حالانکہ اسلام میں اس کی واضح طور پر ممانعت کی گئی ہے، لیکن ہماری اس سوسائٹی میں، ہمارے اس معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ بھی ایک ہمارے لیے المیہ ہے. چلیں وہ تو ایک دن پھر علیحدہ اس چیز پہ جو ہے اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے اور اس پہ مزید تفصیل میں جائیں گے. تو وہ سامان جہیز جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس لڑکی کا، مدعیہ کا ہے، تو وہ اس کو بھی ملنا چاہیے. اگر اس کا جو سابقہ ہسبینڈ ہے وہ اس کو سامان جہیز نہیں جاتا تو اس کی حد تک بھی وہ عدالت میں دعویٰ یا تو وہ ڈائیورس کے ساتھ ہی یا خلا کے ساتھ ہی فائل کر دیا جاتا ہے، یا کچھ لوگ علیحدہ بھی کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی ہیڈک ہے. پر عدالت وہ بھی جو ہے نا اس پہ ایویڈنس وغیرہ آتی ہے اور ہر ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیس بھی ڈگری ہو جاتا ہے. اور عدالت تھرو بیلف جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہے کہ جی وہ پہلے تو انٹیمیٹ کرتی ہے اس بندے کو، جس کے بعد اس کا جو ہے وہ ڈاوری آرٹیکل سامان جو ہے ہو کہ وہ خود بخود جو ہے وہ عدالت کے حکم کے مطابق مدعیہ کو دے دے. اگر وہ نہیں دیتا تو پھر اگلا جو ہے وہ قانونی پروسیجر ہے کہ وہ بیلف کے ذریعے قانونی امداد اور ود اسسٹنس آف پولیس کا آرڈر بھی ہوتا ہے کہ اس کے گھر سے جا کے زبردستی جو ہے وہ اٹھا کے لے آئیں، چاہے اس کے دروازے توڑ کے لے آئیں یا جیسے بھی ہے. وہ اس عورت کا، اس بیوی کا، اس لڑکی کا، اس بیٹی کا وہ حق ہے جس کا وہ سامان جہیز ہے اس کے والدین نے اس کو دیا، وہ اس کو واپس ملنا چاہیے اور اس طرح سے وہ اپنا سامان جہیز بھی جو ہے وہ واپس لے سکتی ہے. اب ناظرین ایک چیز اور اس میں آتی ہے کہ ہسبینڈ وائف میں کوئی ناچاکی ہوتی ہے یا ان میں کوئی خلا پیدا ہو جاتا ہے اور بات ڈائیورس تک چلی جاتی ہے، اور وہ ہے ایشوز میں، یعنی کہ وہ ایشو لیس نہیں ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، بیٹا بیٹی ہے یا کوئی مطلب 2-4 بچے ہیں یا ایک ہے، جتنی بھی اولاد ہے. اب ناظرین اس چیز پہ کہ جو ہے وہ بچہ جو ہے ان کا وہ کدھر جائے گا. ناظرین جو سکلنگ بیبی ہے وہ تو والدہ کے پاس ہی رہے گا. اس کے بعد جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو اگر والد بھی لینا چاہے والدہ سے تو وہ گارڈین کورٹ سے رجوع کر کے تو وہ گارڈین کورٹ میں جو ہے وہ اپلیکیشن دے اور وہاں سے وہ اس کی کسٹڈی حاصل کرے. اگر گارڈین عدالت جو ہے وہ اس کو کسٹڈی دے دیتی ہے تو وہ بچہ اس کو مل جائے گا. اگر وہ والدہ کے پاس، اس کی ماں، بچے کی ماں کے پاس سمجھتی ہے عدالت کے بچے کا مستقبل بہتر ہے تو وہ اس کے پاس رہیں گے. اور ایک بات کلیئر ہے ہمارے قانون میں
बल्कि किसी भी कानून में इस तरह का कोई इशू नहीं है कि जी अब बच्चों का जो है वो नानो नफ़का कौन देगा। डाइवोर्स के बाद भी नाज़रीन एक बात मैं जो है वो स्पेसिफिकली कह दूँ कि जो है इद्दत पीरियड का ख़र्चा नानो नफ़का भी साबका हस्बैंड के ज़िम्मे ही है। ये हमारे इस्लाम में भी है और हमारे कानून में भी है। बेशक हमारा कानून जो है वो इस्लामिक लॉ ही है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो है कानून, जो आईन पाकिस्तान है उसका नाम भी है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन। तो इस लिहाज से वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो जो नानो नफ़का है, वो उस औरत का डाइवोर्स शुदा का भी इद्दत पीरियड का उसके हस्बैंड के ज़िम्मे है। उसके बाद जो बच्चों का नानो नफ़का है वो अगर है बेटा तो वो जब तक जवान नहीं हो जाता वो सारे अखराजात जो हैं वो उसके वालिद के ज़िम्मे हैं। वो कानून में तो इस तरह भी कहा गया है कि वो ऐसे उससे वसूल किए जाएं जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आबियाना मालिया वसूल किया जाता है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी बड़ी सख्त होती है। अगर उसके तहत रिकवरी ना हो तो उसको लूज़ रिकवरी कहा जाता है। अब वो एक अलग टॉपिक है नाज़रीन, उस पर भी किसी दिन जो है वो एक प्रोग्राम करेंगे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में कैसे कैसे रिकवरियाँ होती हैं और ये है क्या। अब नाज़रीन बात ये है कि बच्चों के जो अखराजात हैं वो वालिद के ज़िम्मे है। बेटा जब तक वो अपनी एज ऑफ पुबर्टी अटेन ना कर ले, एज ऑफ जो है वो जवानी उसको ना हासिल हो, तब तक उसके वालिद ने उसको ख़र्चा, उसका नानो नफ़का का वो ज़िम्मेदार है। जो बेटी है जब तक बेटी की शादी ना हो जाए उसका वालिद ही उसके अखराजात का ज़िम्मेदार है। उसकी एजुकेशन वो अपनी हैसियत के मुताबिक ख़र्चा अदालतें फ़िक्स करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुद्दला जो है अगर उसकी इनकम कम है तो फिर ख़र्चा कम होगा, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसके लिहाज से फिर अदालत अज्यूम करके फैक्ट्स देख के तो वो उसका ख़र्चा नानो नफ़का ज़्यादा जो है वो मुतय्यन करती है, जो उसको मंथली माहवार मिलता रहता है। और उसमें इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई के लिहाज से वो भी कानून में एक वाज़ेह चीज़ दी गई हुई है कि वो 10% सालाना या जो है वो आफ्टर 3 ईयर्स जो है वो 3 साल के बाद 25% वो भी बढ़ेगी, या अदालत ख़ुद से जो भी उस डिक्री में ऑर्डर कर दे वो सालाना जो है ख़र्चा वो भी बढ़ेगा उस लिहाज से भी। तो नाज़रीन कानून में तो यहाँ तक भी है कि हमारी अदालतों ने तो बड़े बड़े अच्छे जो है फ़ैसले दिए हैं। एक सुपीरियर फ़ैसला है जिसमें यह है कि एक जो डाइवोर्स्ड बेटी है वो डाइवोर्स होने के बाद अगर उसका हस्बैंड वो उसको ख़र्चा नहीं देता या वो मिशनरी एक्टिव नहीं होती या कि उसके बाद डेथ हो जाती है तो वो लेडी भी अपने वालिद से ख़र्चा लेगी, क्योंकि वो फ़ीमेल है, औरत है। उसके अखराजात भी उसकी शादी होने के बाद, उसकी डाइवोर्स के बाद भी वो अपने वालिद से ही ख़र्चा वसूल करेगी। तो नाज़रीन ये जो है सारी बातें आप तक पहुंचाना बड़ी ज़रूरी हैं। ये कानूनी अवेयरनेस है, आपकी मुआवनत है। इस लिहाज से नाज़रीन हम आपको जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मशवरे देंगे और आपकी कानूनी मुआवनत करेंगे। तो नाज़रीन ऐसे है कि आप हमारे इस चैनल आवाज़ कानून जो है उसका बेल आइकॉन बटन दबाएं और इसको सब्सक्राइब भी करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और जो मुआशरती बुराइयां हैं, पेचीदगियाँ हैं, जहाँ पे कानून की समझ नहीं आती वो आप कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह अपनी जो है कानूनी मुआवनत आपको फ़राहम करूँगा जहाँ तक मेरा इल्म है उस लिहाज से, और रिसर्च करके भी मैं अपने इस चैनल के थ्रू इस प्लेटफॉर्म से मुआशरे के हर फर्द तक जो है वो इसकी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि हर बंदा कानूनी अवेयरनेस हासिल करे ताकि वो मुआशरे में किसी के मर होने मिन्नत ना हो सके। वालेकुम अस्सलाम।